नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम जो आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाला है, उसके लिए राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 15 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इस क्लास नंबर 15 में बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। जैसे रायमल है, मेवाड़ का इतिहास हमारे चल रहा है, सांगा है, विक्रमादित्य है, बनवीर है, उदय सिंह है। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न बनते हैं, निश्चित रूप से अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। इसलिए पूरी डिटेल से इस क्लास को जरूर पढ़िएगा। क्लास नंबर जो 14 थी और क्लास नंबर जो 13 थी, मैंने कहा है कि 5 क्लासों में आपके मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मात्र 5 क्लासों में। तो क्लास नंबर 13 में भी हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, क्लास नंबर 14 में भी मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और पढ़ा था, ठीक है ना। और क्लास नंबर 15 में भी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें क्लास नंबर 13 और 14 में, हमने साथियों शुरुआत की थी गुहिलादित्य से, उसके बाद बप्पा रावल पढ़ा, फिर अल्लट के बारे में, फिर शक्ति कुमार के बारे में पढ़ा, फिर रण सिंह के बारे में, शेम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, फिर ये पद्मिनी वाला रतन सिंह आया, फिर हमीर देव सिसोदिया आए जिन्होंने साथियों रावल शाखा की स्थापना की, फिर क्षेत्र सिंह आए, राणा लाखा आए, राणा मोकल आए और राणा कुंभा, और कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। राणा उदा को भी हमने क्लास नंबर 14 में कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो सभी शासक है, इनको हमने क्लास नंबर 13 और क्लास नंबर 14 में कंप्लीट कर लिया है। अब राणा उदा के बाद में जो मेवाड़ का शासक बना, उसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, राणा उदा के बाद में जो उदा को तो क्या किया गया था साथियों, जो मेवाड़ के जो सरदार थे, इन्होंने पद से हटा दिया था, ठीक है ना। अब उदा कहाँ चला गया था? मांडू चला गया था, ठीक। अब वहां पर उसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। तो फिर मेवाड़ का जो अगला शासक बना था, वो उसका उदा का छोटा भाई था रायमल। क्या नाम था उदा के छोटे भाई का? रायमल था। ये साथियों 1473 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इसने मेवाड़ पर शासन किया। किसकी बात की जा रही है? रायमल की बात की जा रही है साथियों। रायमल की पत्नी थी जिसका नाम है श्रृंगार देवी। कौन थी ये? रायमल की पत्नी, जो कि राव जोधा की पुत्री थी। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी? राव जोधा की, जो कि कौन थी? रायमल की पत्नी। इसने साथियों, इसका उल्लेख इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछा गया है इसको कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो श्रृंगार देवी के द्वारा। कौन थी श्रृंगार देवी? रायमल की पत्नी थी। साथियों, बात करें आगे हम रायमल के बारे में, तो रायमल के भाई 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था संग्राम सिंह प्रथम, या जिसको राणा सांगा के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए, इन तीनों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उससे छोटा कौन था? जयमल। और उससे भी छोटा कौन था? संग्राम सिंह या राणा सांगा। संग्राम सिंह प्रथम की बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखो, आप सभी को पता है कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है, ठीक है ना, जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही शासक बनेगा। अगर वो योग्य है तो बिल्कुल वही शासक बनेगा। लेकिन साथियों, एक भविष्यवाणी हुई कि भाई जो राजा के ये तीनों बेटे हैं, इनमें से जो सबसे छोटा बेटा है संग्राम सिंह या राणा सांगा, शासक ये बनेगा। पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल शासक नहीं बनेंगे। तो फिर जलन किसके हुई? जलन क्या मतलब करंट किसका आया? पृथ्वीराज सिसोदिया के और जयमल के। कैसे कैसे? पृथ्वीराज सिसोदिया ने सोचा कि मेरे पास पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत पावरफुल व्यक्ति था ये भी, कि मेरे पास वीरता है, सब कुछ है, बढ़िया शानदार मैं शासन कर सकता हूं, तो फिर सांगा क्यों शासक बनेगा? तो साथियों, उस भविष्यवाणी को सुनकर के पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, एक तरह से ये दोनों तो एक तरफ हो गए थे और अकेला कौन पड़ गया था? राणा सांगा। क्योंकि भाई सबसे छोटा और शासन इसके हाथ में आएगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। तो मित्रों, हुआ क्या, पृथ्वीराज सिसोदिया ने कुछ बात हुई थी, ठीक है ना, कुछ बात हुई थी। और बात क्या हुई थी? यही हुई थी कि भाई तू कैसे शासक बनेगा? शासक तो मैं बनूंगा, राजा तो मैं बनूंगा। तो इसने पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा को मारना चाहा और इस मारने के प्रयास में राणा सांगा की जो आंख थी वो फूट गई थी साथियों। एक आंख
राणा सांगा की किसने फोड़ दी थी? उसके बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने। हालांकि मारने की कोशिश की थी लेकिन ये मरा नहीं। अब देखो इसके बाद में क्या होता है। हालांकि शासक तो कौन बना? राणा सांगा। लेकिन कैसे बना वो चीज देखिएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें, अभी कौन शासक है? रायमाली शासक है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें तो उड़वा राजकुमार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? उड़वा राजकुमार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही तीव्र गति से भागता था साथियों, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? उड़वा राजकुमार। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया में अगर हम देखें तो इसने अब इनकी पत्नी थी ताराबाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी कौन थी? ताराबाई। ताराबाई के नाम पर इन्होंने तारागढ़ दुर्ग बनाया। जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसके नाम पर? अपनी पत्नी तारा के नाम पर। लेकिन साथियों हुआ क्या, पृथ्वीराज सिसोदिया को उसके ही बहनोई जिसका नाम था जगमाल ने जहर देकर मार डाला, जिसकी छतरी कुंभलगढ़ में है। और ये छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया का तो क्या हो गया? खेल खत्म हो गया। कैसे हुआ कि उसी के बहनोई ने जिसका नाम क्या था? जगमाल, इसने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मार डाला था साथियों। पृथ्वीराज सिसोदिया में 2-3 चीजें याद करनी है कि किसको उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को। महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जो है ये इसने ही बनवाया था अपनी पत्नी तारा के नाम पर। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसके बहनोई जगमाल ने इसे जहर देकर मार डाला, जिसकी छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी का है कुंभलगढ़ 12 खंभों की। अब जो भविष्यवाणी हुई थी वो धीरे धीरे सच साबित होने लगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया तो गया, अब कौन कौन बचे? जयमल और राणा सांगा। अब भाई जयमल ने क्या कहा कि अब तो राजा मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की तो क्या हो गई? मृत्यु। अब जयमल बड़ा था किससे? राणा सांगा से। लेकिन हुआ क्या साथियों, जयमल की अगर हम बात करें तो ये सोलंकियों से युद्ध हुआ था इनका, जिसमें जयमल भी मारा गया। तो जयमल भी खत्म और पृथ्वीराज सिसोदिया भी खत्म। कौन बचा अब? सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा। तो फिर शासक किसको बनना है? राणा सांगा, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, ठीक है ना। ये क्या था? काना हो गया था साथियों। तो देखो राणा सांगा की एक आंख फूटी हुई थी, किसने फोड़ी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। अब शासक कौन बनेगा? राणा संग्राम सिंह। देखिए देखो, राणा सांगा की बात करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उन सभी की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। पीडीएफ की फीस 75 रुपए मात्र रखी गई है, जिसमें ऑल पीडीएफ आपको मिलेगी। और इन सभी के क्वेश्चन साथियों, इन जो चीजें पढ़ रहे हो इन सभी के क्वेश्चन 149 रुपए की टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है। लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए ये टेस्ट सीरीज है। राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, साथ में आईसीटी के टेस्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट, शिक्षण विधियों के टेस्ट, हिंदी के टेस्ट, एसएसटी के टेस्ट और भी बहुत कुछ। साथ ही मैराथन टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों के भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 105 से 110 के लगभग टेस्ट आपके उस कोर्स में, जिसकी फीस मात्र 149 है। एग्जाम तक सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है। वहां पर 110 के लगभग 105 से 110 के लगभग टेस्ट आपके आयोजित हो चुके हैं। तो अगर आप नवंबर में ये ऐप लेते हो तो ये सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब सांगा के बारे में देख लेते हैं। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी विद पीएन लोधा सर्च करोगे तो वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। संग्राम सिंह चारण जाति की पुजारिन महिला ने शासक बनने की इसकी भविष्यवाणी की थी और पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखो अब आता है राणा सांगा। जब यहाँ पर अगला शासक कौन बनेगा? राणा सांगा। तो 1509 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये। संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये तीनों सबसे ज्यादा, और एक हम्मीर देव सिसोदिया, ये 3-4 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं आपके, हम्मीर देव सिसोदिया से, महाराणा प्रताप से, कुंभा से और सांगा से। तो इन चारों को बिल्कुल कंप्लीट करके रखना साथियों। देखेंगे राणा सांगा के बारे में, बहुत युद्ध लड़े इन्होंने और बहुत से युद्ध इन्होंने जीते भी है। तो पहले ही इसकी एक आंख फूटी हुई थी। खातौली का युद्ध लड़ा इसने 1517 ईस्वी में। किस जगह पर लड़ा? कोटा में। साथियों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये खातौली का युद्ध हुआ था। 1509 में तो ये शासक बना और 9 मतलब 9 और 8 17
8 साल बाद में इसने कौन सा युद्ध लड़ा साथियों राणा सांगा ने? खातौली का युद्ध। कहाँ? कोटा में। किस किस के बीच में हुआ खातौली का युद्ध? तो भाई ये हुआ था सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसका परिणाम क्या रहा? सांगा विजय रहा और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई साथियों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इस खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक पैर और एक हाथ कट गया। एक आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी, एक पैर भी कट गया और एक हाथ भी कट गया। देखो अब, एक पैर भी कट गया, हाथ भी कट गया और एक आंख पहले से फूटी थी, तो एक तरह से शरीर डैमेज हो गया किसका? राणा सांगा का। लेकिन भाई साहब आदमी इतना तगड़ा था, ये खातौली का युद्ध इसने जीत लिया और 1517 में हुआ था ये। अब इसने 1518 में एक और युद्ध लड़ा। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पड़ती है? बाड़ी बसेरी धौलपुर में पड़ती है। तो बाड़ी का युद्ध लड़ा इसने 1518 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये? धौलपुर में। ये भी युद्ध हुआ सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर देखिए, इब्राहिम लोदी जब खातौली का युद्ध हारा तो भाई कैसे हार गया मैं? तो इसने खातौली के युद्ध में हार के कारण इसने एक और युद्ध लड़ा। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। किससे? राणा सांगा से। लेकिन परिणाम ज्यों का त्यों ही रहा। पहले भी राणा सांगा विजय था और बाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा विजय रहा। किससे? इब्राहिम लोदी से। अब साथियों 1518 में इसने बाड़ी का युद्ध लड़ा और 1519 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा गागरोन का युद्ध। कब? 1519 ईस्वी में। 17 में युद्ध कर रहा है, 18 में युद्ध कर रहा है, 19 में भी युद्ध कर रहा है। ये खातौली का युद्ध, ये बाड़ी का युद्ध और ये गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 ईस्वी में। साथियों ये जो युद्ध है राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध का परिणाम भी क्या निकला? राणा सांगा विजय रहा। देखो भाई, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन आदमी जीतता ही जा रहा है, हारने का कोई नाम ही नहीं है। तो गागरोन का युद्ध भी वही परिणाम जो का त्यों ही रहने वाला है। बिल्कुल राणा सांगा की विजय हुई और महमूद खिलजी की क्या हुई साथियों? हार हुई। नेक्स्ट आगे हम देखें तो इसने 1519 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब जैसे ही सन 1527 आया साथियों, 16 फरवरी 1527 ईस्वी की बात है, इसने एक और युद्ध लड़ा जिसको कहा जाता है बयाना का युद्ध। क्या कहा जाता है? बयाना का युद्ध कहा जाता है। तो ये युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। कहाँ पर? भरतपुर में। ये युद्ध हुआ था सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। और इसका भी परिणाम वही रहा। किसकी विजय हुई? राणा सांगा की। और बाबर की क्या हो गई साथियों? हार हो गई। बाबर दिल्ली का राजा, ठीक है ना, बाबर दिल्ली का राजा, दिल्ली के शासक को मेवाड़ के राजा ने हरा दिया साथियों युद्ध में। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। अब बयाना का युद्ध कौन हारा? बाबर। किससे हारा? राणा सांगा से। तो बाबर की ये तो यार ये क्या बात हुई? मैं तो दिल्ली का पूरा भारत का राजा हूँ, वो तो एक रियासत है, उस रियासत के राजा से मैं कैसे हार सकता हूँ? तो साथियों इसी वजह से एक और युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसको क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527। और खानवा का युद्ध भी कब हुआ? 1527 ईस्वी में, मार्च में। मतलब कुछ दिनों बाद ही बाबर ने मन बना लिया कि मुझे वापिस सांगा से युद्ध लड़ना है और जीतना है। एक तरह से ईगो वाली बात आ गई किसके अंदर? बाबर के अंदर। अब साथियों सांगा तो मस्त हो गया, इसका जो वर्चस्व है इस समय इतना ज्यादा बढ़ गया था, राणा सांगा का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूछो ही मत। अगर ये खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध और जीत जाता, इस युद्ध में हार हुई थी किसकी? राणा सांगा की। अगर ये युद्ध और जीत जाता तो आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आज जो भारत की दशा है, ये बिल्कुल चेंज होती साथियों, यूं मान के चलो आप। तो ये जो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में हुआ। कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। रूपवास तहसील भरतपुर में ये खानवा का युद्ध हुआ था सांगा वर्सेस बाबर के बीच में, जिसमें किसकी हार हुई? राणा सांगा की। और विजय कौन रहा साथियों? बाबर। बाबर ने किसको हरा दिया? राणा सांगा को। अब कैसे हराया, राणा सांगा की तरफ से कौन कौन थे, वो चीजें भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखो युद्ध होने से पहले, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, इससे पहले
राणा सांगा ने भी तैयारी की और बाबर ने भी तैयारी की। खानवा के युद्ध के पहले राणा सांगा का इतना ज्यादा खौफ हो गया था कि इससे राणा सांगा से अगर कोई युद्ध करने की सोचे तो उसके सैनिक पीछे हट जाते थे साथियों, कि नहीं, सांगा से तो नहीं लड़ेंगे भाई, सांगा से नहीं लड़ेंगे। इतना ज्यादा खौफ पैदा हो गया था किसका, राणा सांगा का। फिर भी बाबर कैसे जीत गया राणा सांगा से, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण आते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि युद्ध में राणा सांगा की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई थी और कौन कौन राणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे। तो चलिए देखते हैं सांगा की पराजय का कारण। एक पहले ये चीज देख लेते हैं कि सांगा इस युद्ध में हारा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये माना जाता है कि सांगा के जो विश्वास पात्र थे सहलदी तंवर और खानजादा। कौन कौन, सहलदी तंवर और खानजादा दोनों ही सांगा के विश्वास पात्र थे। साथियों, इन्होंने विश्वासघात किया किसके साथ, सांगा के साथ। इसी वजह से सबसे मुख्य कारण ये ही माना जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई साथियों, हार हुई। कहते ना कि जब अपने चोट देते, बाहर ही कितना ही शक्तिशाली है उससे हम निपट लेते, लेकिन जब अपने चोट दे देते हैं तो हम उसको नहीं झेल पाते साथियों। और राणा सांगा के साथ भी यही हुआ। इस युद्ध को हारने की वजह क्या थी, सहलदी तंवर और खानजादा का विश्वासघात। इस युद्ध में साथियों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, गाजी की उपाधि। तो चलिए देखते हैं कि खानवा का जो युद्ध हुआ था साथियों, इसमें राणा सांगा ने सहायता के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया था और लोगों को बुलाने का ये भी एक तरीका था। पाती परवन भेजी थी किसके, अलग अलग राजाओं के पास कि भाई बाबर से लड़ना है, आना ही पड़ेगा। पत्र लिखकर सहायता मांगना। तो राणा सांगा ने अनेक राजाओं के पास पत्र लिखे और सहायता मांगी कि भाई आप भी आओ और आपकी सेना को लेकर भी आओ। किससे लड़ेंगे, बाबर से लड़ेंगे। एक तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी साथियों। हिंदू मुस्लिम का जो मतलब धार्मिक युद्ध आप इसको कह सकते हो। तो बिल्कुल इसने अनेक जगह पर पाती परवन भेजा राणा सांगा ने, मतलब पत्र लिखकर सहायता मांगी, जिसके कारण आमेर साहेब पृथ्वीराज कछवाहा जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में। मारवाड़ से आए थे कुंवर मालदेव, बीकानेर से आए थे कुंवर कल्याणमल, चंदेरी से आए थे मेदिनी राय, जगनेर से आए थे अशोक परमार, हसन खां मेवाती ये मुस्लिम सेनापति था। और साथियों जब इस युद्ध में सांगा बहुत ज्यादा चोटिल हो गया, कहते हैं कि 100 से भी अधिक घाव सांगा के शरीर पर हो गए थे इस युद्ध में। तो साथियों ज्यादा घायल होने पर सांगा का जो राज चिन्ह है वो झाला अज्जा के द्वारा धारण किया गया था। ये सादरी का था। कहाँ का था ये, सादरी का। सादरी से झाला अज्जा आया था युद्ध में लड़ने, किसकी तरफ से, सांगा की तरफ से। लेकिन सांगा जब घायल हो गया युद्ध में तो सांगा के स्थान पर सांगा का राज चिन्ह धारण करके और युद्ध किया था किसने, झाला अज्जा ने। साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह किसके द्वारा धारण किया गया था, तो झाला अज्जा के द्वारा। तो ये कुछ लोग आए थे किसकी तरफ से लड़ने, राणा सांगा की तरफ से लड़ने। ये तो हमने सांगा की तरफ से देखा। अब बाबर कैसे इस युद्ध में विजय रहा, बाबर ने किस प्रकार से सांगा को हराया था, वो चीज भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार पहले सांगा बाबर को हरा चुका था। तो साथियों बाबर की विजय का कारण अगर हम देखें तो बाबर की सेना ने एक बार तो मना ही कर दिया था कि भाई हम सांगा से युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसने अपनी सेना के सामने बहुत ही ओजस्वी पूर्ण भाषण दिए। और जैसे कुशल अभिनेता होता है, एक कुशल नेता होता है साथियों, अपने जो लोग होते हैं उनको मनाने के लिए उसके जो भाषण होते हैं उसी तरह से इसने भाषण दिया और अपनी सेना को इसने मना लिया, किस लिए, युद्ध लड़ने के लिए। और साथ ही इस युद्ध में इसने तोपखाना पद्धति का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया था भाई इस युद्ध में किसने, बाबर ने, जिसके तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा अली, मतलब तोप चलाने वाले, ठीक है ना। उस टाइम पे तोपों का प्रचलन नहीं था।
साथियों इसने तुलुगनुमा पद्धति का भी इस युद्ध में प्रयोग किया। जैसे पहले क्या होता था कि यहां तो राणा सांगा की सेना, यहां पर किसकी सेना, बाबर की सेना, तो दोनों आपस में भिड़ेगी, ठीक है ना, दोनों आपस में भिड़ेगी। नॉर्मली ये होता था, लेकिन इस युद्ध में बाबर ने थोड़ा चेंज कर दिया, तुलुगनुमा पद्धति का प्रयोग किया। साथियों दो ओर से आक्रमण किया, आगे से भी और पीछे से भी। तो सेना फिर सांगा वाली जो सेना है वो तो घबरा गई एकदम से। तो ये पद्धति दोनों ओर से हमला किया इसने, और साथ ही इसने मुगल व्यापारी थे उनके ऊपर से तमगा कर भी हटा दिया था। साथियों इसने अपने लोगों को अपने साथ करने के लिए क्या कहा कि भाई आपके ऊपर जो तमगा कर है अब मैं ये कर भी हटा देता हूं। और साथियों इसने, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध, जिसको धर्म युद्ध आप कहते हो कि भाई ये धर्म की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है या आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये किसकी लड़ाई है, धर्म की। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। एक तरह से लोगों में धार्मिक भावनाएं भर के, उनकी सेना में धार्मिक भावनाएं भर के इस युद्ध को लड़ा था कौन, बाबर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक बार तो बाबर की सेना मना कर दी थी साथियों कि हम सांगा से नहीं लड़ेंगे, लेकिन धर्म युद्ध, जिहाद युद्ध इसको घोषित बाबर ने कर दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको सफलता मिली। और कुछ जो सांगा के लोग थे उन्होंने भी सांगा के साथ विश्वासघात किया। बात करेंगे राणा सांगा की मृत्यु के बारे में, तो वैसे आप अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें पढ़ते होंगे, लेकिन साथियों आप एक स्थान पढ़ते होंगे बसवा दौसा। बसवा नामक एक स्थान है जो दौसा में। तो जब सांगा युद्ध में घायल हो गया था तो घायल सांगा का इलाज कहां पर किया गया था, बसवा दौसा में किया गया था। और जब इसका इलाज किया गया तो इसने क्या कहा, नहीं फिर युद्ध लड़ेंगे बाबर से। जब इसका इलाज किया गया, मरा नहीं था सांगा उस युद्ध में, इलाज किया गया, तो सांगा ने क्या कहा कि फिर लड़ेंगे बाबर से और इस बार जीतेंगे। तो उनके लोगों ने देखा कि कितने लोग मर चुके हैं युद्ध में। साथियों उनके ही लोगों ने इर्ची नामक एक स्थान है मध्य प्रदेश में, जहां पर सांगा को जहर दे दिया। जो सांगा के ही लोग थे, सांगा के साथ के ही सरदार थे, इन्होंने ही सांगा को जहर दे दिया कि खुद तो मर रहा है और हम सबको भी ले डूबेगा ये। इसी वजह से सांगा को जहर दिया गया इर्ची मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु की बात करें तो सांगा की मृत्यु हुई थी कालपी में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी नामक स्थान पर, कालपी कहाँ पड़ता है, यूपी में, यहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। साथियों तो आपको देखो समझो, राणा सांगा जब घायल हुआ तो उसका इलाज कहाँ किया, बसवा दौसा। उसको जहर कहाँ दिया गया, इर्ची एमपी। मरा कहाँ, कालपी यूपी में, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसी के कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। साथियों आगे हम देखें, और सांगा मरा तो कालपी में, और इसका मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छतरी बनाई गई, जो कि 8 खंभों की छतरी है। तो इस प्रकार से साथियों ये राणा सांगा का बहुत ही ओजस्वी पूर्ण इतिहास पूरा होता है। कितने युद्ध लड़े, अपंग, मतलब अपंग नहीं कह सकते हो, बहुत ताकतवर आदमी था बहुत, लेकिन फिर भी एक हाथ कटा था, एक पैर कटा था, एक आंख फूटी हुई थी, लेकिन बहुत लड़े और बहुत युद्ध जीते साथियों राणा सांगा ने। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखो राणा सांगा के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4। अब 4 कौन कौन पुत्र थे, तो एक तो था रतन सिंह द्वितीय, एक था विक्रमादित्य, एक था उदय सिंह और एक था भोजराज। ये चारों पुत्र किसके थे साथियों, राणा सांगा के ये चारों पुत्र थे। देखो राणा सांगा के मरने के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना वो बना रतन सिंह द्वितीय। 1528 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी, राणा सांगा की। तो 1528 ईस्वी में रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह प्रथम कौन था, वो पद्मिनी वाला, ठीक है ना, ये है रतन सिंह द्वितीय। 1528 ईस्वी में ये शासक बना और 31 तक इसने शासन किया, कहां पर, मेवाड़ पर। तो साथियों इसकी मृत्यु कैसे हुई रतन सिंह द्वितीय की, बूंदी के सूरजमल के साथ 1531 ईस्वी में ये लड़ता हुआ मारा गया। मतलब रतन सिंह द्वितीय जो सांगा का सबसे बड़ा बेटा था, सांगा के मरने के बाद में ये मेवाड़ का शासक बना 1528 में,
और 1531 में ही ये मर गया। किसके साथ लड़ते हुए? सूरजमल के साथ लड़ते हुए ये मारा गया साथियों। अब रतन सिंह द्वितीय के बाद में अगला शासक कौन बनेगा? विक्रमादित्य। तो रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? विक्रमादित्य। 1531 में ये शासक बना और 1536 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसकी बात की जा रही है? विक्रमादित्य की बात की जा रही है। देखो, विक्रमादित्य कौन था? सांगा का पुत्र। रतन सिंह द्वितीय भी कौन था? सांगा का पुत्र। लेकिन रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई तो अब कौन बना? विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। साथियों, उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए इसकी संरक्षिका थी कर्मावती। कर्मावती कौन थे? विक्रमादित्य की तो माँ थी और सांगा की ये पत्नी थी। साथियों, इसकी उम्र बहुत कम थी, इसी वजह से इसकी संरक्षिका मतलब नाबालिग जिसको हम कहते हैं, तो साथियों बालिग नहीं था शासक बनने के लायक, इसीलिए कर्मावती इसकी संरक्षिका रही। लेकिन विक्रमादित्य जब मेवाड़ का शासक था तो गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। कहां पर? मेवाड़ पर। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 2 बार आक्रमण किए। बहादुर शाह ने जब मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण किया 1533 ईस्वी में, मतलब विक्रमादित्य जब राजा बना उसके 2 साल बाद में, तो कर्मावती ने देखा कि भाई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हमारी सेना नहीं है कि बहादुर शाह है इसका सामना कर सके। तो कर्मावती ने थोड़ा दिमाग लगाया और रणथंभौर का किला किसको दे दिया? बहादुर शाह को देकर के संधि कर ली कि भाई आप आक्रमण मत करो, ये किला आप ले लो, आप रख लो इस किले को, और आप बिल्कुल आक्रमण आप मेवाड़ पर मत करो। तो किसने शर्त मान ली? बहादुर शाह ने शर्त मान ली। 1533 ईस्वी में संधि कर ली, ठीक है भाई किला दे दो, हम तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाने वाले। लेकिन बहादुर शाह के मन में आया होगा कि एक किले से क्या होगा, पूरी जागीर ही, पूरी रियासत ही अपन रखे ना, क्योंकि उनको तो अपन हरा देंगे। तो साथियों दूसरा आक्रमण किया किसने? बहादुर शाह ने 1 साल बाद 1534 ईस्वी में। जब बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण हुआ मेवाड़ पर, तो कर्मावती जो विक्रमादित्य की संरक्षिका और सांगा की पत्नी थी साथियों, इसने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। लेकिन हुमायूं की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि राखी लेट मिली, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उस समय हुमायूं की तरफ से सहायता नहीं मिली थी। किसको? कर्मावती को। तो साथियों इसी वजह से क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। एक साका हुआ था जब रतन सिंह द्वितीय था, अलाउद्दीन खिलजी था, पद्मावती थी, तब वो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? जब विक्रमादित्य शासक था, कर्मावती संरक्षिका थी, राणा सांगा का पुत्र था। ये 1534-35 ईस्वी में ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। शासक कौन? विक्रमादित्य जो नाबालिग। साथियों इसमें केसरिया किसके द्वारा किया गया? रावत बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया, क्योंकि विक्रमादित्य तो उतना बड़ा था ही नहीं। और इसमें जौहर कर्मावती ने किया। कई जगह पर 13,000 महिलाओं के साथ मिलता है और कई जगह पर 1300 महिलाओं के साथ मिलता है कि रानी कर्मावती ने 1300 या 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया था साथियों। क्यों? क्योंकि जौहर आप सभी जानते हो, साका मतलब केसरिया प्लस जौहर। केसरिया में केसरी रंग के वस्त्र धारण करके दुश्मनों पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ते थे मेवाड़ी योद्धा या फिर राजपूत योद्धा। साथियों ये तो केसरिया, और अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी जो राजपूती जो महिलाएं थी साथियों, वो अग्निकुंड में या फिर पानी में कूद करके अपनी जान दे देती थी, ठीक है ना, ताकि हारने के बाद में उनके शरीर के साथ कोई ऐसी अभद्र घटना न घटे। ठीक, तो क्योंकि ऐसा होता था कि कोई राजा हार जाता था तो उसकी रानियां दासियां सभी को जीतने वाला राजा रखता था साथियों, उस टाइम पे ऐसा होता था। तो इसी वजह से ये जौहर किए जाते थे। 13,000 या 1300 महिलाओं के साथ मिलकर के रानी कर्मावती ने जौहर किया। और आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह, जो कहाँ का था? गुजरात का। अब देखिएगा यहाँ का शासक विक्रमादित्य अभी मरा नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1536 ईस्वी की बात है साथियों। बनवीर नाम का एक व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं मेवाड़ का शासक
बन गया। बनवीर दासी पुत्र बनवीर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा साथियों। अगर आपने राजस्थान से पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से आपने बनवीर के बारे में, उदय सिंह के बारे में, इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अब देखिएगा, बनवीर कहाँ का शासक बन गया? मेवाड़ का शासक बन गया साथियों। अब देखिए आगे हम बात करें तो अगला राजा कौन बनेगा? मेवाड़ का बनवीर बनेगा। 1536 में राजा बना और 37 में लीला समाप्त। किसकी? बनवीर की। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतल दे का पुत्र। देखो पृथ्वीराज सिसोदिया की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है राणा सांगा का ही भाई था साथियों, जिसकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़वा राजकुमार भी जिसको कहा जाता था, जिसको उसके ही बहनोई जंगमाल ने जहर देकर मार दिया था। इसकी पासवान का पुत्र था, जिस पासवान का नाम क्या था? पुतल दे। इसका पुत्र था बनवीर। इसने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। अब देखो राणा सांगा के जो बेटे थे, एक तो रतन सिंह द्वितीय जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, विक्रमादित्य को इसने मार डाला था। अब कौन बच रहा अगले नंबर पे? उदय सिंह। तो साथियों उदय सिंह बिल्कुल छोटा था, तो उदय सिंह को भी कौन मारना चाहता था? बनवीर मारना चाहता था। अब देखिएगा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। बिल्कुल उदय सिंह छोटा ही था। तो देखो पन्नाधाय जो कि एक धाई माँ थी साथियों, पन्नाधाय नाम सुना होगा आपने। धाई माँ थी, एक तो इसका पुत्र था सगा चंदन, और ये किसका पालन पोषण भी करती थी? उदय सिंह का भी। तो इसने बिल्कुल बनवीर जब उसको मारने आया उदय सिंह, देखिए बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। अब पन्नाधाय का पुत्र कौन था? चंदन। चंदन और उदय सिंह दोनों का लालन पोषण कौन करती थी? पन्नाधाय। अब जब बनवीर उदय सिंह को मारना आया तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को तो चंदन बता दिया और चंदन को उदय सिंह। तो बनवीर ने चंदन को मार दिया, किसकी सोचकर? उदय सिंह की सोचकर कि ये बड़ा होगा तो ये फिर फण उठाएगा, फिर फण उठाएगा। जैसे मतलब उसने ऐसा सोचा होगा उसकी दृष्टि से, मैं मेरी दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब साथियों इसी कारण से वो मारने किसको आया था? उदय सिंह को। तो अतः पन्नाधाय ने खुद के बेटे का बलिदान दे दिया साथियों, लेकिन किसकी रक्षा की? उदय सिंह की, मेवाड़ के आने वाले राजा की। त्याग व बलिदान की मूर्ति किसको माना जाता है? पन्नाधाय को। अब देखो अगला शासक कौन बनेगा? महाराणा उदय सिंह। 1537 से 72 तक ये शासक बना। पन्नाधाय व उदय सिंह को शरण किसने दी? आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ में। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर गई दूसरी जगह, क्योंकि वहां पर तो बनवीर का राज हो गया था। तो आशा देवपुरा के द्वारा कुंभलगढ़ में पन्नाधाय और उदय सिंह को शरण दी गई और एक युद्ध हुआ, मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसमें बनवीर मारा गया साथियों। देखो ये जो युद्ध हुआ था, मालदेव ने इसमें उदय सिंह की सहायता की थी। कौन से युद्ध में? जो मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अब महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की 1544 ईस्वी में। अब मेवाड़ का शासक कौन बन गया था? महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी साथियों? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, लड़ाई नहीं की थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी 1544 ईस्वी में। लेकिन हरमाड़ा का युद्ध लड़ा किसने? महाराणा उदय सिंह ने। कब? 1557 ईस्वी में अजमेर में। यह युद्ध हुआ था उदय सिंह वर्सेज हाजी खां पठान के बीच में, जिसमें उदय सिंह आ रहा था और हाजी खां पठान की सहायता मालदेव राठौड़ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मालदेव राठौड़ के द्वारा हाजी खां पठान की सहायता की गई थी। हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच में हरवाड़ा का युद्ध हुआ अजमेर 1557 में, ठीक है, अजमेर में 1557 में, जिसमें किसकी हार हुई थी? उदय सिंह की हार हुई थी। हार हो गई तो निश्चित रूप से ये वहां से जाएगा। तो साथियों फिर इसके बाद में उदय सिंह ने एक नगर बसाया 1559 ईस्वी में, जिसको उदय सिंह ने जो नगर बसाया इसको क्या कहा जाता है? उदयपुर के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी जो हम पढ़ते हैं ना, झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो इस उदयपुर शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1559 ईस्वी में, जिसकी राजधानी भी उदयपुर को ही रखा गया था। साथियों उदय सिंह के द्वारा ही उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया गया था और उदय सिंह के सेनापति थे जेता व कुपा। कौन? जेता और कुपा, ये दोनों कौन थे? तो भाई ये दोनों थे उदय सिंह के सेनापति।
उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी, जो कि अकबर का दुश्मन था। अब दिल्ली का शासक कौन बन गया था? अकबर बन गया था साथियों। देखिएगा, दिल्ली का शासक बन गया अकबर, और अकबर का दुश्मन बाज बहादुर था, मालवा का शासक। इसको किसने शरण दे दी? उदय सिंह ने। तो क्या होता था, अगर किसी बड़े राजा के दुश्मन को, किसी व्यक्ति को कोई राजा शरण दे देता था, तो यह माना जाता है कि सामने वाले से हमें युद्ध करना है। अब युद्ध करने कौन आएगा साथियों? मेवाड़ में अकबर आएगा। तो देखिएगा, इसके बाद में अकबर ने आक्रमण किया किस पर? मेवाड़ पर। कब? 1567-68 ईस्वी में अकबर ने जब आक्रमण किया मेवाड़ पर, तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ। कौन सा साका हुआ? तीसरा। दो साके तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो रतन सिंह पद्मावती वाला पढ़ लिया था और एक कर्मावती वाला पढ़ लिया था। जब अगला जो शासक उदय सिंह था, अकबर ने 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो यहां पर इसका तीसरा साका हुआ। कब? 1568 ईस्वी में। यहाँ के शासक कौन थे उस समय? उदय सिंह थे साथियों। केसरिया किसने किया? जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ ने। किसने? जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ के द्वारा क्या किया गया? केसरिया। केसरिया मतलब वही मैंने आपको बता रखा है, केसरी वस्त्र धारण करके दुश्मनों पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ना। तो ये केसरिया उदय सिंह ने नहीं किया था, उदय सिंह ने नहीं किया। अभी उदय सिंह तो यहां से भाग गया था, किसको सौंप करके? जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ को राज का भार सौंप करके कि आपको लड़ना है किससे? अकबर से। उदय सिंह पहाड़ों में चला गया है साथियों। और केसरिया किसने किया? जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ ने। जबकि यहाँ पर जोहर किया फूल कंवर ने, जो कि फत्ता की पत्नी थी। इसके नेतृत्व में जोहर किया गया साथियों। आक्रमणकारी कौन था? अकबर यहाँ का आक्रमणकारी था। उदय सिंह यहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पर ये लड़े, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। जोहर हुआ, फूल कंवर ने किया, जो वहां की जो अन्य जो दासियां वगैरह रानियां थी उनके साथ में। फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का तीसरा जोहर हुआ साथियों। और केसरिया किसके नेतृत्व में? जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में। देखिए, जयमल का नाम था जोत सिंह और फत्ता का नाम था फतेह सिंह। ये दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए इस युद्ध में। जयमल फत्ता की वीरता को देखकर अकबर ने आगरा किले में इनकी पत्थर से निर्मित मूर्तियां भी लगवाई थी। जब ये लड़े थे साथियों जयमल फत्ता, तो इनकी वीरता को देख करके अकबर ने देखा कि वाह, ऐसा वीर होना चाहिए। तो इनको देख करके, इनकी लड़ाई को देख करके, इनकी वीरता को देख करके अकबर अंतर ही अंतर इनका फैन हो गया। किनका? जयमल फत्ता का। कि नहीं भाई, इन दोनों की मूर्तियां लगाऊंगा मैं। कहां पर? आगरा के किले में। आगरा के किले में साथियों इनकी पत्थर से निर्मित मूर्तियां लगवाई। लेकिन इन मूर्तियों को ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। औरंगजेब जब राजा बना दिल्ली का, तो इसने जयमल फत्ता की आगरा किले की वाली मूर्तियों को तुड़वा दिया था साथियों। जबकि राय सिंह ने जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ किले के बाहर लगवाई। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। तो बिल्कुल, एक तो आगरा के किले के बाहर, और एक ये गजारूढ़ मतलब गज पर आरूढ़ हाथियों पर बैठे हुए जयमल फत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ किले के बाहर राय सिंह ने लगवाई थी साथियों। इस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ ने घायल जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। ऐसा लग रहा था जैसे चार हाथ वहां पर लड़ रहे हैं। जब जयमल घायल हो गए, तो कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पे बिठा लिया। और साथियों, फिर भी लड़ना इन्होंने जारी रखा। इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम का आदेश दे दिया। जब ये युद्ध, अकबर तो जीत गया था, अब चित्तौड़गढ़ में किसका शासन? अकबर का। तो साथियों, अकबर ने सरेआम बिल्कुल कत्ल करवाए लोगों का कत्लेआम करवा दिया, जो कि अकबर के पूरे जीवन का सबसे बड़ा अमिट कलंक माना जाता है। अकबर ने कुछ चीजें अच्छी भी की, लेकिन अकबर ने जो ये चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम का आदेश दिया था, सभी का एक तरफ से कि भाई मर्डर कर दो, सभी को जो मिले उसको ही मार दो, जो चित्तौड़गढ़ का है उसको जो मिले उसको ही मार दो, ऐसा आदेश किसने दिया? अकबर ने। तो साथियों, कई लोगों को बिना मतलब के मार दिया गया, बिना जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको मार दिया गया। ये अकबर के जीवन का सबसे बड़ा अमिट कलंक माना जाता है मित्रों। अकबर में चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद यहाँ पर एक सिक्का चलाया, एलची। क्या नाम है सिक्के का? एलची नामक सिक्का यहाँ पर चलाया चित्तौड़गढ़ में। और साथियों देखो, उदय सिंह के बारे में
कर्नल जेम्स टोड ने एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन इनका आता है, जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। वैसे तो बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल पन्ने हैं, लेकिन अगर सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में कौन नहीं आता, उदय सिंह नहीं आता, तो मेवाड़ के इतिहास के जो पन्ने हैं वो बहुत अधिक उज्जवल होते साथियों। उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में, जहां पर उदय सिंह की छतरी भी है। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है साथियों। अब अकबर की क्या हो गई? अकबर की क्या, उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो, उदय सिंह की भी दो रानियां थी, एक तो धीर भाई, जयवंता बाई, प्रमुख रानियां थी, ठीक है ना। अब उदय सिंह का प्रेम धीर भाई पे ज्यादा था, जयवंता बाई पे भी था, लेकिन धीर भाई पे कुछ ज्यादा था। जैसा आपने देखा होगा ना, किसी का अगर दो दो बीवियां हैं तो एक पे कुछ दो रहता, दोनों पे है, लेकिन एक पे कुछ ज्यादा रहता है। पहले के जमाने में तो कई सारी बीवियां राजा महाराजा के होती थी साथियों। तो देखो, धीर भाई और जयवंता बाई दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ, कैसे महाराणा प्रताप अगले शासक बने थे। तो धीर भाई जो भटियानी रानी थी, जिनके पुत्र का नाम था जगमाल। धीर भाई ने कहा कि देख लो, अभी घोषित करके जाना पड़ेगा कि अगला जो मेवाड़ का शासक होगा वो जगमाल ही बनेगा। अब उदय सिंह आ गया किसकी बातों में साथियों? धीर भाई की बातों में। बिल्कुल, इसने अपने ज्यादा प्रेम ये किससे करता था, तो इस वजह से उदय सिंह ने जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था साथियों कि भाई अगला शासक तो जब कौन बनेगा? जगमाल ही बनेगा। कौन बनेगा? जगमाल, महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे। जबकि जयवंता बाई के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप, जो इससे बड़े थे, लेकिन फिर भी जगमाल को शासक बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? उदय सिंह ने बनाया अपने प्रेम के प्रेम जिससे ज्यादा करता था, जिसको ज्यादा चाहता था, उसके कहने पर साथियों। लेकिन जगमाल को तो इसने शासक बना दिया। जब जगमाल शासक बना उदय सिंह के मरने के बाद में, तो जगमाल को सरदारों ने, जो मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने मेवाड़ के राज सिंहासन से हाथ पकड़ के बिल्कुल नीचे उतार के कि भाई नहीं, तुम इस शासन के योग्य नहीं हो, तो आप इसके शासक नहीं बन सकते। सरदारों ने गद्दी से हटा दिया जगमाल को। अब जगमाल भागकर कहां चला गया? अकबर के पास कि देखो भाई, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। जब मेरे पिता ने उत्तराधिकारी मुझे बनाया था, तो फिर मुझे क्यों सिंहासन से हटा रहे हैं ये लोग? ऐसा करके, ठीक है ना। जिसे अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी साथियों। और जगमाल दत्तानी के युद्ध में मारा गया था 1583 ईस्वी में। लेकिन अब हम बात करेंगे साथियों कौन सी रानी की? जयवंता बाई की। तो जो उदय सिंह की दूसरी रानी थी जयवंता बाई, जिसके पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। साथियों, महाराणा प्रताप वीर योद्धा माने जाते थे कि बिल्कुल इस सिंहासन का असली जो हकदार है वो कौन है? महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल को तो हटा दिया और किसको शासक बनाया? महाराणा प्रताप को। कृष्णदास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित किया। किसको? महाराणा प्रताप को। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसके द्वारा मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप को घोषित किया गया था? कृष्णदास के द्वारा। अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटनाएं महाराणा प्रताप के समय हुई साथियों। देखिएगा, ये 3 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है मेवाड़ के इतिहास की। 2 क्लासेज और आएगी और आपका मेवाड़ का इतिहास फिनिश। तो निश्चित रूप से अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।